बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में अब हम स्टडी करेंगे अल्टरनेटिंग करंट थ्रू द इंडक्टर। इससे पहले हम लोग स्टडी कर चुके हैं एसी थ्रू रेजिस्टर एंड एसी थ्रू कैपेसिटर। जैसा कि हमें पता है कि रेजिस्टर में जो अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज होते हैं वो इन फेज होते हैं, ठीक। जबकि जो कैपेसिटर था उसके अंदर अल्टरनेटिंग करंट जो है वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज से 90 का एंगल लीड कर रहा था। 90 के एंगल पे करंट लीड करता है। आल्सो वी सेड दैट कि जो कैपेसिटर है वो एसी को परमिट करता है और डीसी को ब्लॉक करता है। नो वी वांट टू सी व्हाट हैपन्स इन केस ऑफ इंडक्टर। डू यू नो व्हाट इज इंडक्टर? हम लोग पढ़ चुके हैं इंडक्टर। इंडक्टर होता क्या है? इंडक्टर is usually in the form of coil or solenoid. An inductor is usually in the form of a coil or solenoid wounded from a thick copper wire. Wounded from a thick copper wire which has a large value of self inductance and negligible resistance. इसके अंदर सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू बहुत लार्ज होती है, जबकि इसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो बहुत कम होती है और आइडियली ये ज़ीरो होना चाहिए, नियरली इक्वल टू ज़ीरो होनी चाहिए। ये थिक होती है वायर, क्योंकि जितनी थिक होगी उसका एरिया ज़्यादा होगा और एरिया जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है। इसलिए हम कहते हैं जितना एरिया ज़्यादा होगा, जितनी तार ज़्यादा मोटी होगी उसका एरिया ज़्यादा होगा, एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगी। इस कॉल्ड इंडक्टर। आई रिपीट, इंडक्टर क्या है? इंडक्टर इज यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ a coil or solenoid wounded from a thick wire, आमतौर पे कॉपर वायर, wounded from a thick copper wire, thick मोटी, ठीक है, so that it may have a large value of self inductance and negligible resistance. Now what happens when alternating current passes through it? इस पर्पज के लिए let us consider an inductor of inductance L which is connected with a voltage supply V। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास वोल्टेज सप्लाई है और ये अल्टरनेटिंग, ये जो अलमदा का निशान है ये अल्टरनेटिंग का है, ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स है। मीन इसका जो वोल्टेज होगा यहाँ पे, इसकी पोलैरिटी जो है वो बदलती रहती है विद पैसेज ऑफ टाइम। द करंट सप्लाइड बाय द AC करंट सोर्स, अब ये कितना करंट जो है वो सप्लाई करती है वो हम जानते हैं, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। इसे हम ये अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। दिस इज अल्टरनेटिंग करंट, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक। ये करंट ये सेंड कर रहे हैं। अब जब ये करंट जो होगा वो इस इंडक्टर में से गुजरेगा, ठीक है, ऐसे होता हुआ करंट इधर से इधर, फिर जब पोलैरिटी बदलेगी फिर इधर से ये ऐसे भी आगे गुजरेगा, इसके अंदर से यूं भी पास करेगा। साइकिल जब चेंज होगी, ठीक है, जब पहले ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा, उसके बाद पोलैरिटी बदलेगी, ये नेगेटिव हो ये पॉजिटिव हो जाएगा, फिर करंट इस तरफ फ्लो करेगा, ठीक है। तो करंट जो है उसमें चेंज हो रहा है। अब जब करंट चेंज होता है इंडक्टर में से, होता क्या है? इंडक्टर में जब करंट चेंज होता है तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है।
जब इस इंडक्टर में से पास करते हुए जब यहाँ से करंट चेंज होगा, ऐसे करंट आ रहा है, करंट चेंज होगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट क्या करता है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। मैग्नेटिक फील्ड जो होती है उसके अंदर ईएमएफ जनरेट करती है अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, ठीक है, माइनस डी फाई बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू ईएमएफ होता है फैराडेज लॉ के मुताबिक, डी टी डी फाई बाई डी टी है ये, इज इक्वल टू ईएमएफ होती है। ये जो ईएमएफ होती है इसे हम कहते हैं बैक ईएमएफ। दोबारा लिखता हूँ, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ जब करंट चेंज होगा तो ईएमएफ जनरेट होगी, माइनस डी फाई बाय डी टी इज इक्वल टू ईएमएफ। ये और ईएमएफ क्या करती है, हमेशा अपोज करती है अपने काज को जो उसको जनरेट करता है। करंट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है और जब करंट चेंज होगा मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, उसकी वजह से इसके अंदर ईएमएफ जनरेट होगी इस कॉइल के अंदर, जो अपने काज को अपोज करेगी, मीन करंट में जो चेंज है उसको अपोज करेगी। इसका मतलब क्या हुआ, जो इंडक्टर है वो एसी को ब्लॉक करता है। इंडक्टर क्या करता है, इंडक्टर ब्लॉक्स एसी। इंडक्टर क्या करता है, इंडक्टर ब्लॉक्स इंडक्टर ब्लॉक कर देगा एसी को, जबकि परमिट करेगा डीसी को। क्यों भाई, डीसी चेंज नहीं होता। ब्लॉक्स ये सी है, ठीक है, ब्लॉक्स एसी, लेकिन जो परमिट करेगा वो एसी डीसी को करेगा, क्योंकि डीसी जो है वो कांस्टेंट होता है, तो इसलिए वो चेंज नहीं होगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा, तो ईएमएफ जनरेट नहीं करता, इसलिए डीसी आराम से गुजर जाएगा, लेकिन एसी जो होगा इसमें से ये ब्लॉक करेगा। तो कैपेसिटर के ये उल्ट हो गया, कैपेसिटर एसी को परमिट डीसी को ब्लॉक, इंडक्टर जो है वो डीसी को परमिट और एसी को ब्लॉक करेगा। नो, अब जो इसके अंदर ईएमएफ जनरेट होती है, जो इंडक्टर के अंदर ईएमएफ जनरेट होती है, हम जानते हैं किसकी इक्वल होती है, द चेंजिंग करंट सेट्स अप बैक ईएमएफ इन द कॉइल, क्योंकि कॉइल अपने काज को अपोज करती है इसलिए इसका नाम बैक ईएमएफ भी रखा जाता है। कॉइल इज कॉल्ड बैक ईएमएफ। समझ आ गई ना बात की, ये जो कॉइल है इसे बैक ईएमएफ भी कहते हैं। बैक ईएमएफ जो ई प्रोड्यूस होती है ईएमएफ, बैक ईएमएफ। अच्छा, उसकी मैग्नीट्यूड किसकी इक्वल होती है, ई इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 12 में आई थिंक। तो ई इज इक्वल टू ई एम एफ जो इंडक्टर में है डी आई बाई डी टी। यहाँ माइनस साइन भी होता है, लेकिन माइनस साइन हमने नहीं लिखा क्योंकि मैग्नीट्यूड ली है ई एम एफ की, और मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होती है, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए नहीं लिखी हमने। ओके, अच्छा जी, ये होगी हमारे पास बैक ईएमएफ का फार्मूला। अच्छा, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज वेरी स्मॉल, क्योंकि हमने कहा था इंडक्टर की वायर जो वायर होती है वो बहुत थिक होती है, तो उसकी रेजिस्टेंस बहुत स्मॉल होती है, तो देन अप्लाइड वोल्टेज मस्ट बी इक्वल टू बैक ईएमएफ। अगर ऐसा होगा कि रेजिस्टेंस नेग्लिजिबली स्मॉल होगी, तो जो अप्लाइड वोल्टेज होता है V वो इक्वल होगा बैक ईएमएफ के, क्योंकि हम जानते हैं V इज इक्वल टू ई प्लस आई आर, ये बात याद रखिएगा, प्लस आई आर,
ये आई आर जो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस है। और अगर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल स्मॉल हो तो फिर क्या होगा, इफ आर वी पुट नियरली इक्वल टू ज़ीरो, आर को नियरली इक्वल टू ज़ीरो पुट करें, देन क्या होगा, देन जो वी होगा वो ई के बराबर होगा। अब जो वी है ये हम जानते हैं अप्लाइड वोल्टेज है, और ये जो ई है ये हमारा जो है वो बैक ईएमएफ थी, ये वाली बैक ईएमएफ थी, तो इसको ई एल भी लिख सकते हैं इंडक्टर में से। ये दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे, अप्लाइड वोल्टेज और सो हम लिख सकते हैं वी एल इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, वी एल इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, इसको वी को वी एल लिख लें इंडक्टर के क्रॉस, पहचान के लिए वी एल इंडक्टर के क्रॉस। अब इसमें आई की वैल्यू पुट कर दो, आई की वैल्यू क्या थी, आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो ये आई की आपने ये वैल्यू पुट कर दी, आई नॉट साइन ओमेगा टी। डेरिवेटिव लेंगे कि आई नॉट शुरू में आ जाएगा, साइन का डेरिवेटिव कॉज ओमेगा टी, साइन का डेरिवेटिव कॉज ओमेगा टी, साथ इंटू ओमेगा भी आ जाएगा, तो जो इंटू ओमेगा आना तो वो हमने यहाँ पे लिख लिया, ये ओमेगा एल आई नॉट कॉज ओमेगा टी। ठीक है, वी एल इज इक्वल टू ओमेगा एल आई नॉट कॉज ओमेगा टी। ठीक, अब हम जानते हैं कॉज की जो मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, कॉज की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू कॉज की 1 है, तो इसलिए हमने जब उसको 1 पुट करेंगे तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, वी नॉट इज इक्वल टू, फिर उसके बाद हमारे पास जो वोल्टेज होगा वो मैक्सिमम होगा, क्या होगा, ओमेगा एल आई नॉट, ओमेगा एल आई नॉट, याद रखिएगा ये आगे जाके यूज़ भी होगा, ओमेगा एल आई नॉट या ओमेगा आई नॉट एल। नो, वी एल इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, वी नॉट साइन ओमेगा टी कॉज ओमेगा टी, वी नॉट कॉज ओमेगा टी। अब इस कॉज को हम कैसे लिख सकते हैं, जिस तरह हमने उसमें क्वेश्चन में लिखा था ना, कॉज को क्या लिखा था, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। ठीक है, इसको हमने ये लिख सकते हैं, ये साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, पाई बाई, ये टी नहीं है, ये जो टी है ना ये साथ है, ये नहीं टी आना, ओके, ये टी जो है ना वो साथ नहीं आना, सिर्फ ओमेगा टी एंगल है ना, तो इसलिए आपको याद रखें कि ये जो साथ है ना, यहाँ पे ये टी नहीं है, ये चीज़ इतनी ही है, ये चीज़, ओके। ये जो साइन कॉज ओमेगा टी था उसको हम लिख सकते हैं, कॉज ओमेगा टी को साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, तो इसको खोलेंगे तो ये चीज़ बन जाएगी, ये आप जानते हैं अच्छी तरीके से। दिस मीन्स करंट इंडक्टर लैग्स बिहाइंड। अब देखो तो करंट क्या था, ये हमारे पास क्या है, वोल्टेज, आई इज इक्वल टू, करंट आया, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, इक्वेशन 1 थी हमारे पास। तो इक्वेशन 2 क्या बनी, v इज इक्वल टू या वी एल इज इक्वल टू वी नॉट साइन इंटू ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, प्लस पाई बाई टू। अब इन दोनों को करो कंपेयर, इसे आप नाम दे लो इक्वेशन नंबर 2 का, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2। आप इन दोनों को कंपेयर करो, ठीक है। जब कंपेयर करेंगे तो ये अकेला साइन ओमेगा टी है और ये साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो वोल्टेज है ना वो करंट से पाई बाई टू लीड कर रहा है, वोल्टेज लीड कर रहा है जबकि करंट लैग कर रहा है। ठीक है, करंट लैग कर रहा है ना, करंट का जो एंगल है सिंपल
वो क्या है, ओमेगा टी है, और जो वोल्टेज का है वो ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू है। दिस मीन्स दैट करंट इन इंडक्टर लैग्स बिहाइंड वोल्टेज बाई पाई बाई टू। करंट लैग कर रहा है, करंट लैग कर रहा है, करंट लैग का, तो वोल्टेज क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। आई जो है वो क्या कर रहा है, वो लैग कर रहा है। इंडक्टर में आई करंट जो होता है वो लीड लैग करता है, इंडक्टर में करंट लैग करता है और वोल्टेज लीड करता है। हाउ मच, बाय पाई बाई टू, 90 डिग्री। तो कैपेसिटर में क्या हुआ था, कैपेसिटर में इंडक्टर, कैपेसिटर में जो करंट था वो लीड करता था, वोल्टेज लैग करता था, पाई बाई टू 90 डिग्री। अब दोनों को आप गौर करो, दोनों को कंपेयर करो कि जो इंडक्टर है उसमें करंट लैग करता है, वोल्टेज लीड करता है, हाउ मच, बाय पाई बाई टू या 90 डिग्री। सो दोनों को आपने रिलेट किया क्वेश्चन 1 और 2 को, तो आपने क्या कहा कि जो इंडक्टर में करंट होता है वो लैग करता है बाय बाय पाई बाई टू, या हम कह सकते हैं और वोल्टेज लीड करता है बाय पाई बाई टू। नो, इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होगी, इंडक्टिव reactance, the opposition offered by the inductor to the flow of AC is called inductive reactance। इसको हम XL से डिनोट करते हैं, और XL इज इक्वल टू VL ओवर IL। तो हमने पीछे पढ़ा था VL इज इक्वल टू ओमेगा ओमेगा L I नॉट, ओमेगा L I नॉट, ठीक है। तो आपने यहाँ पे वैल्यू मतलब आई नॉट या आई एल जो है मैक्सिमम करंट, वो आई एल या आई नॉट के इक्वल ही होगा। तो हम लिख सकते हैं आई एल जो है वो आई नॉट के इक्वल मैक्सिमम करंट जो है, ये वोल्टेज मैक्सिमम वोल्टेज है। तो ये आप इनकी रेशियो लो, तो वी एल की वैल्यू पुट कर देंगे, ओमेगा एल आई नॉट ओवर आई नॉट, आई नॉट से आई नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा एल हमारे पास, ये जो चीज़ है ये हमारे पास आ जाएगी ओमेगा एल, और ओमेगा एल इज इक्वल 2 पाई एफ एल, 2 पाई एफ एल। तो एक्स एल क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये एक्स एल जो कैपेसिटर में था, कैपेसिटर में जो इंडक्टेंस थी, रिएक्टेंस थी जो एक्स सी, वो फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थी, जबकि इंडक्टर में वो फ्रीक्वेंसी जो है वो कैपेसिटर की इंडक्टर की रिएक्टेंस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो रिएक्टेंस बढ़ेगी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी रिएक्टेंस बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी रिएक्टेंस कम होगी, फ्रीक्वेंसी डबल करोगे रिएक्टेंस डबल हो जाएगी, ठीक है। एक्स सी और एक्स एल जो है वो अपोजिट बिहेवियर होता है फ्रीक्वेंसी के साथ, दोनों फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड ज़रूर करती हैं, लेकिन जो एक्स सी और एक्स एल हैं ये आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है या इन्वर्स रिलेशन रखती हैं फ्रीक्वेंसी के साथ। तो एक्स एल और एक्स सी जो हैं, हमने देखा कि एक्स एल जो है वो फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्टली रिलेटेड होगी। अगर हम फ्रीक्वेंसी में और एक्स एल में ग्राफ प्लॉट करेंगे, ऐसे फ्रीक्वेंसी लेंगे और इधर एक्स एल लेंगे, तो ग्राफ कैसा आएगा, ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन, इस तरह आएगा, ठीक है। जबकि जो जो एक्स सी है उसमें कैसे आएगा, एक्स सी मीन कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्स सी और फ्रीक्वेंसी जो है उनका आपस में ग्राफ कैसा आएगा, उनका आपस में ग्राफ जो है वो इसका आएगा, कर्व आएगा, ठीक है। ये एक्स सी है, यूं आएगा ये ऐसे करके, ठीक है, कर्व आएगा, ये दोनों में फर्क है। अच्छा जी, दिस शोज दैट रिएक्टेंस ऑफ द कॉइल डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। द एवरेज पावर डिसिपेटेड बाय इंडक्टर इज आल्सो जीरो, कैपेसिटर की भी जीरो थी, इंडक्टर की भी एवरेज पावर जीरो है। कैसे, इसको हम प्रूव करते हैं। पहले वेव फॉर्म चेक करें कि वेव फॉर्म कैसी है। जी,
वेव फॉर्म ऑफ इंडक्टर। वी ड्रॉ, कंपेयर करते हैं इक्वेशन 1 को, करंट को और वोल्टेज वाली इक्वेशन को। VL एंड IL आर आउट ऑफ फेज बाय 90 डिग्री या π/2, ठीक है, 90 डिग्री या और π/2 एक ही बात है ना, और π/2, ओके। तो V क्या करता था, लीड करता था, VL लीड करता था करंट से बाय 90 डिग्री, या IL लैग करता था करंट से, वोल्टेज से 90 डिग्री, एक ही बात है, ठीक है। तो इंडक्टर IL लैग्स बिहाइंड वोल्टेज बाय 90 डिग्री। अच्छा, अब वेव फॉर्म ड्रॉ कर ली गई है, देखिए। तो क्योंकि 90 डिग्री का डिफरेंस है, तो करंट जब ज़ीरो होगा वोल्टेज मैक्सिमम पॉजिटिव होगा, ठीक है। या आप देखें कि क्या था, I इज इक्वल आई नॉट साइन ओमेगा टी था, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये। और जो V था, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2, साइन ओमेगा टी प्लस π/2, ऐसे, ठीक है। अच्छा देखो, जब इनिशियली एंगल 0 होगा, साइन 0 0, करंट 0 हो गया, यहाँ पे पुट करेंगे साइन 0 0, ये साइन 0 ओमेगा टी 0 इंटू π/2, तो साइन π/2 साइन π/2 1 होता है, तो V इसको V नॉट, मीन जब करंट 0 है तो वोल्टेज मैक्सिमम पॉजिटिव होगा, जब करंट 0 होगा, मतलब आप लिख सकते हो ऐसे, आप यूँ भी ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। करंट यहाँ पे 0 है, वोल्टेज मैक्सिमम है। फिर जब 90 एंगल हुआ, यहाँ 90 पुट करेंगे, साइन 90 1 हो जाएगा, साइन 90 ये यहाँ पे π/2 आगे पाई, आगे 3 π/2 और आगे 2 पाई, ये मुख्तलिफ एंगल ले लिया, ये 2 पाई, ओके। अब देखिए शुरू में जब हमने यहाँ पे बात की ना, इस जगह पर मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ग्रीन ले लेते हैं, यहाँ पे करंट 0 तो वोल्टेज मैक्सिमम था, सो मोस्ट यहाँ पे वोल्टेज मैक्सिमम V नॉट आया, करंट 0। फिर क्या हुआ, जब π/2 हुआ तो करंट पॉजिटिव पीक पे आ गया और वोल्टेज 0 हो गया, वोल्टेज 0 हो गया। फिर 180 पुट किया तो करंट 0 हो गया, और जब 180 यहाँ पुट करेंगे, 180 प्लस 90 ये 270 बने, तो वोल्टेज माइनस में मैक्सिमम हो जाएगा, अपोजिट आके मैक्सिमम हो जाएगा। फिर ये करंट 270 पे मैक्सिमम नेगेटिव, और उस वक्त जो वोल्टेज होगा वो 0 हो जाएगा, वोल्टेज 0। और फिर क्या हुआ, करंट फिर 0 तो वोल्टेज जो है वो पॉजिटिव पीक पे पहुंच गया। ये वाली कर्व जो है वो आई करंट की है, और ये वाली जो है वोल्टेज की। देखो इसका एंगल 0 है, उसका 90, इसका 90 हुआ, उसका 180 हो गया, ठीक है, 90 के बाद 180, उसका 180 हुआ तो इसका वोल्टेज का 270 हुआ। सो वोल्टेज क्या कर रहा है, वोल्टेज लीड कर रहा है, या आप इसको ऐसे लिख सकते थे, अगर आप इसको उल्ट लिखोगे ऐसे लिख सकते, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, V नॉट साइन ओमेगा टी, बल्कि ऐसे कर, ये जो कर्व है ना, ये भी ठीक है, इसमें वोल्टेज उन्होंने शुरू में 0 लिया हुआ, तो उस वक्त करंट जो होगा वो
माइनस नेगेटिव होगा, माइनस नेगेटिव पीक पे होगा। फिर देखें वोल्टेज जो है मैक्सिमम पॉजिटिव पीक पे आ गया तो करंट उस वक्त जो है वो ज़ीरो होता है। तो ये भी ठीक है, ठीक है, क्योंकि जब पॉजिटिव पीक पे वोल्टेज होना करंट ज़ीरो होना है, ठीक है। पॉजिटिव पीक पे देखो, पॉजिटिव पीक पे वोल्टेज पहुंच गया ना तो करंट उस वक्त ज़ीरो है, ठीक है। ये यहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया है, हमने यहाँ से स्टार्ट किया ये वाली चीज़, तो उन्होंने पीछे से स्टार्ट करी, कोई इशू नहीं जहाँ से मर्जी। तो इसलिए वोल्टेज फिर क्या हुआ, वोल्टेज 180 पे आ गया तो उसका करंट जो है वो पॉजिटिव पीक पे चला गया। यही हमने कहा था कि ये ज़ीरो वोल्टेज, करंट ये पॉजिटिव पीक पे चला गया। आप ऐसे ड्रॉ कर लो, ये भी ठीक है, आपको जैसे ऐसी चीज़ लगे, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, कैसा आप करना चाहें, ठीक है। और फेजर डायग्राम जो है ये ड्रॉ की गई है। तो VL में और IL में एंगल 90 रखना है, बाकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू जैसे मर्जी ड्रॉ कर लें, कोई इशू नहीं है। अब देखो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ दी ये है करंट और ये है वोल्टेज, ठीक है। वोल्टेज इनका आपस में एंगल नोट करें, तो एंगल इनके बीच में दोनों टोटल जो एंगल है ना ये वाला, ये 90 ही है, ठीक है। ओमेगा dt ये जो एंगल है ये ऐसे के साथ बन रहा है। तो ये इनके कंपोनेंट में रिजॉल्व किया गया, ये VL और IL लिए गए, ठीक है। ये फेजर डायग्राम है, तो आप उनको जैसे मर्जी ड्रॉ कर लें, लेकिन कोशिश ये करनी है कि जो कोशिश क्या यकीन ऐसा ही होना चाहिए, जो IL है ना वो VL से पीछे रहे, कितना 90 डिग्री। अब इंडक्टर कितनी पावर डिसिपेट करता है, पावर डिसिपेशन है इंडक्टर, तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैंने आपको पहले समझाया था कि जिस तरह हमने अभी कर्व भी ड्रॉ की हैं, कर्व भी हमने ड्रॉ की हैं, तो उन्हीं को दोबारा ड्रॉ करके देखें। देखो क्या देखो इस तरह था, ऐसे ये था हमारे पास, करंट ऐसे था, फिर ऐसे, ये करंट के लिए था, और वोल्टेज के लिए मैं कलर चेंज करता हूँ भाई, वोल्टेज के लिए कलर में लेता हूँ ये, वोल्टेज उस वक्त यहाँ पे पॉजिटिव पीक पे था, फिर ज़ीरो हुआ, फिर नेगेटिव पीक पे आ जाएगा, फिर ज़ीरो होगा, फिर पॉजिटिव पीक पे होगा। ये हमारे पास वोल्टेज वाली कर्व है, ये जो ग्रीन है ये करंट वाली कर्व है। अब देखो ना, वही मैंने जिस तरह मैंने बात की थी कि एंगल 90 डिग्री वोल्टेज रीड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो ना इस जगह पे एंगल ज़ीरो है करंट का, तो उसका 90 है, फिर यहाँ पे इसका एंगल 90 हुआ, इसका एंगल हो गया 180, तो वोल्टेज लीड ही कर रहा है, ओके। फिर अगेन इसको आप 4 हिस्सों में तकसीम कर लो, इसके आप 4 पार्ट्स कर लो, तो मसलन ये हमारा क्वार्टर साइकिल, ये हमारा जी फर्स्ट क्वार्टर, ये हमारा सेकंड क्वार्टर, ये हमारा थर्ड क्वार्टर, और ये वाला फोर्थ। इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4। उसी तरह आप देखें पहला क्वार्टर में, पहले क्वार्टर में क्या हो रहा है, पहले क्वार्टर में ये P इज इक्वल VI होता है ना, P इज इक्वल टू VI, ठीक है। तो पहला क्वार्टर में करंट और वोल्टेज दोनों पॉजिटिव है। अगर आप देखें ये वाला इतना वोल्टेज, इसको मैं शेड कर रहा हूँ, ये बड़ी लाइन लगी, तो ये वाला वोल्टेज और ये वाला इतना जो है ये वाला करंट है, दोनों पॉजिटिव हैं, तो इसका मतलब पावर पॉजिटिव है। पावर पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, पावर इज सप्लाइड बाय द सोर्स, या जो बैटरी है हमारे पास जो सोर्स लगी हुई है उसने पावर सप्लाई की है टू द इंडक्टर, ठीक है। और अगले हाफ में क्या होगा, अगले क्वार्टर में क्या होगा, अब इसमें देखें ये जो वोल्टेज है ये नेगेटिव हो गया, वोल्टेज नेगेटिव हो गया और करंट पॉजिटिव ही है, इसका मतलब जो पावर है वो नेगेटिव में हो गई है, इसका मतलब पावर जो है वो रिटर्न हो गई है, पावर जो है वो रिटर्न हो गई है, ठीक है, पावर
रिटर्न होगी, इसमें इतने में ये वोल्टेज नेगेटिव हो गया और अभी जो करंट है वो पॉजिटिव ही है, इसलिए पावर जो है वो माइनस में आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, पावर इंडक्टर ने रिटर्न कर दी है। नेक्स्ट में आ जाए, नेक्स्ट में देखिए अब करंट भी नेगेटिव हो गया, ये वाला करंट नेगेटिव हो गया, इतना करंट नेगेटिव हो गया और वोल्टेज भी नेगेटिव ही है। ये जो इतना पोर्शन है ना वोल्टेज का, ये वाले जो येलो है ये दोनों नेगेटिव हैं, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है, तो पावर फिर जो है वो सप्लाई हुई है। और अगले क्वार्टर में क्या हुआ, पावर जो वोल्टेज है वो पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव, करंट अभी ये वाला नेगेटिव ही है, ठीक है, करंट अभी नेगेटिव कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, पावर फिर रिटर्न हो गई। समझ आई बात की, कि जो सोर्स है ना वो एक क्वार्टर में, पहले क्वार्टर में वो पावर सप्लाई करती है या एनर्जी सप्लाई करती है, एनर्जी पर यूनिट टाइम सप्लाई करती है इंडक्टर को, फिर इंडक्टर जो है वो पावर वापस कर देता है। फिर जब पोलैरिटी बदलती है, फिर जो सप्लाई है वो इंडक्टर को एनर्जी सप्लाई करती है और फिर इंडक्टर क्या करता है, अगले हाफ क्वार्टर में, फोर्थ वाले में वो वापस कर देता है टू दी सर्किट। ठीक, इस तरह की एनर्जी जो है वो ऑसिलेट कर रही है। ठीक है, तो नेट पावर कितनी हो जाएगी, नेट पावर जो हो जाएगी पूरे साइकिल के लिए वो ज़ीरो हो जाएगी, ज़ीरो फॉर द होल साइकिल। इंडक्टर डज नॉट कंज्यूम एनर्जी, इंडक्टर एनर्जी कंज्यूम नहीं करता, बिल्कुल जिस तरह कैपेसिटर एनर्जी कंज्यूम नहीं करता था। अब आप देखें इंडक्टर में और कैपेसिटर में क्या डिफरेंस है। इंडक्टर करंट को अल्टरनेटिव करंट को जो है वो ब्लॉक करता है और डायरेक्ट करंट को परमिट करता है। इंडक्टर, कैपेसिटर अल्टरनेटिव करंट को परमिट करता है और डायरेक्ट करंट को ब्लॉक करता है। अच्छा, इंडक्टर में करंट जो होता है अल्टरनेटिव करंट वो लैग करता है, वोल्टेज लीड करता है। कैपेसिटर में करंट लीड करता है, वोल्टेज लैग करता है बाय π/2 और 90 डिग्री। कैपेसिटर की रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इंडक्टर की रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कैपेसिटर की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और इंडक्टर की जो रिएक्टेंस है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और रेजिस्टर की जो रेजिस्टेंस है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड ही नहीं करती है, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड ही नहीं करती है। नेक्स्ट वी हैव इम्पीडेंस, ये याद कर लीजिएगा इम्पीडेंस क्या इसे कहते हैं। तो कैपेसिटर की रिएक्टेंस होती है, इंडक्टर की रिएक्टेंस होती है, रेजिस्टर की रेजिस्टेंस होती है। तो इसी सर्किट में अगर रेजिस्टर के अलावा इंडक्टर और कैपेसिटर भी मौजूद होते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, इनकी कंबाइंड जो है वो अपोजिशन लेते हैं, क्योंकि जो रिएक्टेंसेज हैं वो भी अपोजिशन ही है ना, तो रेजिस्टेंस भी अपोजिशन होती है। तो फिर रेजिस्टर की रेजिस्टेंस और इंडक्टर और कैपेसिटर की रिएक्टेंस के कंबाइंड इफेक्ट को द कंबाइंड अपोजिंग इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंसेज टू AC इज कॉल्ड, ठीक है, सबके कंबाइंड इफेक्ट को क्या कहते हैं, AC इज कॉल्ड इम्पीडेंस, उसे कहते हैं हम इम्पीडेंस। ठीक, द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंसेस टू AC इज कॉल्ड इम्पीडेंस। इसको हम Z से डिनोट करते हैं, इम्पीडेंस Z के इक्वल होती है, इम्पीडेंस Z के इक्वल होती है और Z इज इक्वल टू VRMS ओवर IRMS, ये इसका फार्मूला होता है। क्योंकि ये अपोजिशन होती है लाइक रेजिस्टेंसेस या रिएक्टेंसेस, तो इसका यूनिट भी ओम होता है, इसका यूनिट भी ओम होता है, ये फार्मूला याद रखिएगा। VRMS ओवर IRMS या सिंपल V ओवर I भी कहते हैं। तो ये हमारे पास इम्पीडेंस का फार्मूला है। इम्पीडेंस इज द कंबाइंड अपोजिंग इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंसेस टू अल्टरनेटिंग करंट। दैट्स ऑल, इट्स ओके, अल्लाह हाफिज़।